आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पर। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा का चुनाव पूरे देश में समाप्त हुआ है। 18वीं लोकसभा का चुनाव पूरे देश में कुल 7 चरणों में संपन्न हुआ और 7वां और अंतिम चरण 1 जून 2024 को समाप्त हुआ है। 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। 4 जून को मतों की गिनती की जाएगी। तो वर्तमान में भारत में निर्वाचन की चर्चा सभी जगह थी और ये निर्वाचन की चर्चा आपको 4 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो वर्तमान में निर्वाचन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश का है, काफ़ी चर्चित मुद्दा है। तो इसी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है कि वर्तमान में जो भी चर्चा में सबसे अधिक रहता है उससे आगे चल करके आपके प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसलिए हमने यहाँ से निर्वाचन से संबंधित जो संविधान का भाग है उसे हमने शुरू किया है और पिछले एक वीडियो में इसको हमने दिखा भी दिया आप लोगों को। आज के इस दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं हम उससे आगे की। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र है तो यहाँ पे संविधान का शासन है और किसी देश में लोकतंत्र रहता है तो वहाँ पे उसका शासन संविधान से चलता है और संविधान में ही उसके भाग में उस देश को चलाने के लिए समस्त प्रावधान किसी न किसी भाग में दिए रहते हैं। और हम चूँकि निर्वाचन की बात करने वाले हैं तो आप सभी ने देखा पिछले वीडियो में कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग होते हैं और उप भाग मिला करके इसकी संख्या 25 हो गई है और भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत। तो पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे आज निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का। और सबसे पहला अनुच्छेद हम डील करेंगे 324 नंबर अनुच्छेद। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों को जानना। भारत का संविधान भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है अनुच्छेद 324 से 329। तो इस तरीके से भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है और अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत निर्वाचन से संबंधित सारे प्रावधान किए गए हैं। चलिए बात करते हैं आगे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और 22 भाग में हर भाग में देश से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, देश की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 15 हमने देखा अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है तो निर्वाचन आयोग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कैसा लोकतंत्र है पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है। तो मैंने पिछले वीडियो में इसे बताया है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। किसी भी देश में 2 तरीका का लोकतंत्र हो सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है वो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप जानते हैं कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो जैसे ही जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ चुनाव होगा और चुनाव होगा तो उसका प्रावधान संविधान के किसी न किसी भाग में रहेगा। तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में क्या कहा गया है अनुच्छेद 324 के हेडिंग में कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना है। यानी देश में जो चुनाव होंगे वो निर्वाचन आयोग कराएंगे और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अब देखिए निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है, यानी प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक आयोग है। देखिए जिस किसी भी आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में दिया हुआ हो तो वैसे आयोग को हम संवैधानिक आयोग कहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत में निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। इस तरीके से भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक आयोग हो गया। यानी जिस आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में निहित है, संविधान में वर्णित है किसी न किसी अनुच्छेद के तहत, तो उसे कहेंगे संवैधानिक आयोग। तो कोई पूछे आपसे कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है तो आप फटाफट बोल दीजिएगा कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, इसलिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक आयोग हुआ। ठीक है। अब देखिए भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, यानी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान लागू होने वाला था
26 जनवरी 1950 को, तो उसके एक दिन पहले ही भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया था, उसी के आधार पर, उसी को फॉलो करते हुए भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही हो गई थी, यानी संविधान लागू होने के एक दिन पहले ही। और इस तरीके से कोई पूछे आपसे कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को, और यह एक अस्थायी संवैधानिक आयोग है। तो अब देखिए, सबसे प्रमुख कार्य निर्वाचन आयोग का क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। यानी निर्वाचन आयोग का सबसे प्रमुख कार्य है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपादित कराए देश में। और देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसकी स्थापना की तारीख को ही हमारे देश में मनाया जाता है एक दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी को। चूँकि निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, इसी उपलक्ष्य में भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़कर ही आप इस तरह के जीके वाला क्वेश्चन ही बना लीजिएगा। इस तरीके से जो नहीं समझेंगे यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से, तो फिर वो याद करेंगे कैसे? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, इस तरह से याद करेंगे, और याद होता नहीं है, कुछ चीज़ को जानना होता है कि कहाँ से निकला ये दिवस। तो आप जान गए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई है आपको 2011 ईस्वी में, ठीक है। तो 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी निर्वाचन आयोग का, और इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई है। इस तरह से नोट में देख लीजिए, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब ये सवाल उठता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है और क्यों? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब यही है कि धीरे धीरे देखा गया कि देश में लोगों को मतदान के प्रति रुझान कम होता चला गया, और वो मतदान में भाग लेना कम कर दिए। तो लोगों में जब मतदान के प्रति रुझान कम होते चला गया, तो लोकतंत्र के लिए खतरा का निशान था। तो इसलिए लोगों में मतदान के महत्व को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, इसलिए 2011 ईस्वी से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। पहली बार वर्ष 2011 ईस्वी में इसे मनाया गया। देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा 25 जनवरी को, और इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2011 ईस्वी से। तो क्या किया जाएगा इसमें? तो हर वर्ष 1 जनवरी को किसी का भी उम्र 18 या 18 वर्ष के ऊपर होंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, और उस बूथ के जितने भी व्यक्ति का 18 वर्ष से अधिक उम्र होंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक ना। देखिए, यहाँ कर है कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में, यानी कि ये पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र होते हैं, उस क्षेत्र में उन सभी पात्र यानी योग्य मतदाताओं की पहचान की जाएगी, ढूंढा जाएगा उन्हें जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी होगी। तो देखिए, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे, और उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सौंपे जाएंगे। वोटर आईडी कार्ड का वितरण किया जाएगा किसके द्वारा? तो उस क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षणिक व राजनीतिक व्यक्ति करेंगे। यानी कि उस बूथ पर 25 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और उस कार्यक्रम में उस बूथ के एरिया में जितने लोगों पात्र होंगे, यानी 18 या 18 वर्ष के ऊपर के हो जाएंगे नए मतदाता, उन्हें उस कार्यक्रम में बूथ पर नए वोटर आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा। और ये सम्मानित करने का कार्य उस क्षेत्र में अगर कोई शैक्षणिक रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, समाज सेवा कर रहे हों कोई, या फिर आपको राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति जैसे कोई प्रतिनिधि है कोई, तो उनको बुला करके नए मतदाताओं को जिन्हें वोटर आईडी कार्ड सौंपा जाएगा, उन्हीं के माध्यम से वो वोटर आईडी कार्ड सौंपा जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और उस वोटर आईडी कार्ड एक बैज भी मिलेगा, यानी वोटर आईडी कार्ड जिस दिन बांटा जाएगा उस दिन उन्हें एक बैज भी प्राप्त होगा, बैज। और उस बैज में लोगों के साथ साथ लोगो लगा रहेगा निर्वाचन आयोग का, और लोगों के साथ साथ नारा अंकित होता है, मतदाता बनने पर गर्व है, मतदान को तैयार हैं। ये नारा लगा रहता है, नारा लिखा रहता है लोगों के साथ साथ।
तो ठीक है, और शपथ दिलाई जाती है उस दिन कार्यक्रम में कि हम सभी चुनाव में भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे और मतदान का महत्व बताना ताकि लोग जागरूक हो और सही उम्मीदवार को चुनें, और शपथ दिलाई जाती है कि हम सभी चुनाव में भागीदारी जरूर करेंगे। ये महत्व है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। और आप जान गए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब शुरुआत हुआ, किस संदर्भ में शुरू हुआ। आप जान गए कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी उपलक्ष्य में वर्ष 2011 ईस्वी से पूरे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। और इसका क्यों मनाया जाने लगा, तो लोगों का मतदान के प्रति जो रुझान कम हो रहा था उसे और बढ़ाने के लिए, ताकि लोकतंत्र में मतदान का जब महत्व बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान लोग करेंगे, तभी लोकतंत्र सफल कहलाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 324 का। आप सभी जान गए कि अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी कोई पूछे आपसे कि भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे आप अनुच्छेद 324। अब हम लोग अनुच्छेद 324 में तो हेडिंग में है ही, अब उसके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं पॉइंट बाय पॉइंट, उसे हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 324 में जो पॉइंट वाइज प्रावधान किए गए हैं उन्हें हम लोग देखना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 324 का 1 देखते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी इस अनुच्छेद 324 के 1 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग क्या करेगी, तो संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए, यानी संसद जो देश में है, संसद के जो सदन है उनका, और प्रत्येक राज्य के जो विधानमंडल है उनका जो सदन है उसका, साथ में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, किया जाएगा। यानी सीधा सा मतलब है कि देश में संसद का चुनाव, संसद में कहने वाले संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव, राज्य के विधानमंडल में आते हैं विधानसभा और विधान परिषद, तो उसका चुनाव, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाएगा, तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। देखिए, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है। तो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव। विधानमंडल राज्यों में देखिए, राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है, द्विसदनीय भी हो सकता है। संसद तो निश्चित है कि द्विसदनीय है देश में, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राज्यों के विधानमंडल के बारे में प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में विधानमंडल जो है वो एक सदनीय भी हो सकता है और द्विसदनीय भी हो सकता है। जहां एक सदनीय विधानमंडल होगा वहां पे एक सदन होगा विधानसभा, और जहां द्विसदनीय विधानमंडल किसी राज्य में होगा वहां पे विधानसभा के साथ साथ एक और सदन होगा, विधान परिषद। तो जहां पे होंगे विधान परिषद उसका भी चुनाव, और विधानसभा तो निश्चित रूप से रहना ही है। भारत के जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ भी विधानमंडल हैं उनमें अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, यानी वहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। जबकि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, द्विसदनीय विधानमंडल है, और जहाँ द्विसदनीय विधानमंडल होने का मतलब हो गया कि वहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी गठन किया जाता है। तो सीधा सा मतलब है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा, राज्यसभा का चुनाव, विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा, तो भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए। देखिए यहाँ पे संसद के सदन कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनका चुनाव कराएगी भारत का निर्वाचन आयोग। उसके बाद देखिए विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सदन होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, तो इसका भी चुनाव कराएंगे भारत का निर्वाचन आयोग, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे भारत का निर्वाचन आयोग। फ्रेंड्स, अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि पंचायत चुनाव कौन कराएगा, स्थानीय निकाय कौन का चुनाव किसके द्वारा कराया जाएगा, और अगर पैक्स है किसी राज्य में तो पैक्स का चुनाव कौन कराएगा। तो फ्रेंड्स, इन सभी के अलावे जो स्थानीय चुनाव होते हैं या पैक्स का चुनाव होता है, वह चुनाव उस संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पंचायत चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, तो गलत नहीं होगा। पंचायत चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है, वो राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। पैक्स का चुनाव भी
संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कराया जाता है। इस पे कई सारे प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग किन किन का चुनाव कराता है। तो इसे एक और बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराया जाता है लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। इतने पदों के लिए चुनाव कराते हैं भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा राज्यसभा किसके सदन है? संसद के। विधानसभा विधान परिषद किसके सदन है? राज्य के विधानमंडल के। और राष्ट्रपति तो हमारे देश के गार्जियन हैं। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324(1) में आपने देखा कि भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का और विधान परिषद का, साथ ही राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। तो इतना ध्यान रखना है हमेशा आपको। तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान हम लोग देख रहे हैं। अभी पहले वीडियो में हमने इसका परिचय देखा। आज की वीडियो को हमने आगे बढ़ाया है, जिसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान देखना शुरू कर दिए हैं। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारत में चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा, जिसका गठन का प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। और उससे संबंधित प्रावधान को हम लोग बारी बारी से अनुच्छेद 22 देखना शुरू कर चुके हैं, जिसमें अनुच्छेद 324 में तो भारत का निर्वाचन आयोग हेडिंग है और उसमें जो प्रावधान है वो सब पॉइंट वाइज है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है अनुच्छेद 324 का 1 में। तो क्या जाना आज कि अनुच्छेद 324 के 1 में कहा गया है कि भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराएगा लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बात करेंगे अनुच्छेद 324 का 2। अनुच्छेद 324 का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक ढंग से अगर भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का अध्ययन करना हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे अनुच्छेद 324 का 2 आखिर क्या कहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला वीडियो। आप लोग को बहुत जल्द मिलेगा अगला वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।